दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। जनहित में आज की सबसे बड़ी खबर कोलकाता से, जिसे लोग सिटी ऑफ जॉय यानी आनंद के शहर के नाम से जानते हैं। लेकिन आज ममता सरकार की मेजबानी और सुपरस्टार फुटबॉलर मेसी की मौजूदगी में देश की जैसी बेइज्जती हुई है, उसे देखकर आप भी राष्ट्रीय शर्मिंदगी के हिस्सेदार बन जाएंगे, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल की सरकार जिम्मेदार है। आज कोलकाता की अंतर्राष्ट्रीय बदनामी हुई है और ये बदनामी दुनिया के मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी मेसी के सामने हुई है, जो आज के बाद दुनिया में जहां कहीं भी जाएंगे कोलकाता के कोहराम की कहानी यकीनन उनकी आंखों के सामने होगी, जिसकी जिम्मेदारी इस राज्य की सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की थी, जो विख्यात और सख्त तेवरों वाली नेता के तौर पर जानी जाती हैं। लेकिन आज कोलकाता में जिस तरह का कोहराम मचा है, उससे सीएम ममता बनर्जी एक लुंज पुंज सरकार की मुखिया के रूप में दुनिया भर में पहचानी जा सकती हैं। ऐसा क्यों है, पहले उसकी वजह देखिए, फिर इस भयानक मंजर का मुकम्मल विश्लेषण करेंगे। अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी। अगर आप फुटबॉल खेलने या देखने के शौकीन हैं तो मेसी के नाम से आप वाकिफ होंगे। चाहने वाले मेसी को फुटबॉल का जादूगर कहते हैं। अब तक के सबसे महान फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक हैं, जो इन दिनों भारत के दौरे पर हैं। वो आज कोलकाता पहुंचे थे। सॉल्ट लेक स्टेडियम में उनका प्रोग्राम था। सुबह की ठीक 11:30 बजे का वक्त था जब मेसी उरुग्वे के फुटबॉलर लुइस सुआरेज और अपने देश अर्जेंटीना के ही खिलाड़ी रोड्रिगो डी पॉल के साथ स्टेडियम में दाखिल हुए। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, कहीं तिल भर की जगह नहीं थी। लोग अपने चहेते फुटबॉल स्टार की एक झलक भर देखने को बेताब नजर आ रहे थे। इतनी भीड़ देखकर मेसी भी बेइंतहा खुश थे। लेकिन मेसी जैसे ही स्टेडियम के भीतर आए, 70 से 80 लोगों की खास भीड़ ने उन्हें घेर लिया, जिसमें कार्यक्रम के आयोजक और पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री अरूप विश्वास समेत कई वीआईपी लोग शामिल थे। इन तमाम वीआईपी लोगों में से मेसी के साथ सेल्फी लेने की होड़ मच गई। मंत्री, संतरी और आयोजकों के रिश्तेदार मेसी के ऑटोग्राफ लेने के लिए मशगूल हो गए। ऐसे में मेसी स्टेडियम में बैठे आम दर्शकों की आंखों से ओझल हो गए। उसके बाद क्या था? 5 से 10 हजार रुपए में टिकट खरीदकर मेसी को देखने आए लोगों का सब्र जवाब दे गया। लोग प्लास्टिक की जिन कुर्सियों पर बैठे थे, उन्हें उखाड़ उखाड़ कर ग्राउंड की ओर फेंकने लगे। देखते ही देखते स्टेडियम की गैलरी कुर्सी मुक्त होने लगी और मैदान में कुर्सियों का अंबार लग गया। मेसी को देखने में नाकाम दर्शकों ने स्टेडियम की घेराबंदी लांघ दी। पल भर में सैकड़ों लोग ग्राउंड के अंदर पहुंच गए। हाथ में जो आया उसी से पुलिस वालों पर हमला बोल दिया। पुलिस वालों ने भी डंडों की बेहिसाब बरसात कर दी। सामने जो भी आया जमकर डंडे खाया। पुलिस के डंडों की हद में पत्रकार भी आते आते बचे। প্রেস 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 আমাকে বার করতে পারেন না আপনি। প্রেস প্রেস আমাদের এটা কাজ প্রেস। वहां के हालात देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दर्शकों के दिल में आक्रोश की आग झदक रही थी। ग्राउंड पर भी दिख रही है, जहां मेसी को फुटबॉल पर किक मारनी थी, वहां चिंगारी गुस्से की सुलग उठी।
दर्शकों ने 20 रुपए की पानी की बोतल 150 से 200 रुपए में खरीदी थी, लेकिन गुस्से में इन पानी की बोतलों को ही अपना हथियार बना लिया। मेसी को ना देख पाने की खींच में लोगों ने सॉल्ट लेक स्टेडियम के मैदान को पानी की बोतलों से पाट दिया। जिस ग्राउंड पर मेसी समेत दुनिया के 3 नामी फुटबॉलरों को अपने करतब दिखाने थे, वहां हजारों लोगों ने कब्जा कर लिया। स्टेडियम की गैलरी खाली हो गई, मैदान भीड़ से भर गई। इस दौरान पुलिस वालों ने भीड़ को खदेड़ने में जमकर लाठियां भांजी, तो पुलिसिया डंडे से बचने के लिए लोग मैदान से वापस दर्शक दीर्घा में लौटे। इस हंगामे, उपद्रव और कोहराम में कई लोगों के सिर फट गए, गंभीर चोटें आईं। लहूलुहान लोग स्टेडियम से बाहर निकलकर इलाज के लिए बदहवास भागते दिखाई दिए। गदर ऐसा मचा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और फिल्म स्टार शाहरुख खान के आने से पहले मेसी को स्टेडियम से बाहर निकालना पड़ा। 11:52 के करीब मेसी की कार को स्टेडियम से बाहर निकाला गया, लेकिन बाहर दर्शकों का हुजूम जमा था, जो किसी भी कीमत पर बस मेसी की सूरत देखने के लिए बेकरार था। एक अच्छा खासा कार्यक्रम लोगों के गुस्से की भेंट चढ़ गया और इसके लिए यकीनन आयोजक और सरकार सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में सबसे ज्यादा फुटबॉल के प्रेमी पश्चिम बंगाल में हैं। कोलकाता के लोगों में फुटबॉल के प्रति अलग ही दीवानगी है। ऐसे में जब दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से शुमार मेसी, जिनके इंस्टाग्राम पर 51 करोड़ फॉलोअर हैं, वो इस शहर में आए तो हर कोई उनकी एक झलक पाने को बेताब हो उठा। लेकिन आयोजकों और सरकार की बदइंतजामी के चलते फुटबॉल के दीवानों की मुराद पूरी नहीं हो पाई, तो फिर सॉल्ट लेक स्टेडियम जंग के मैदान में तब्दील हो गया। 14 साल पहले लियोनेल मेसी यहाँ आए थे, उसके बाद अभी जो भारतीय तिरंगा में उसका ये गोट शो था। एक पेनाल्टी शॉट भी मारने वाले थे, पर कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उसको आसपास इतने लोग मच गए कि लियोनेल मेसी का दर्शन ही नहीं मिला। ये तोड़फोड़ मची और यहाँ ये कोई खेल का स्टेडियम तो नहीं लग रहा है कोई जंग छेड़ा गया हो यहाँ। मेसी स्टेडियम से निकल गए, लेकिन बाहर उनके प्रशंसकों की जुबान पर बस उन्हीं का नाम था। हेलो, ग्राउंड के बाहर ही ऐसा नजारा नहीं था। मेसी कोलकाता के होटल हयात रिजेंसी में रुके थे। वहां भी हजारों की तादाद में फैंस की भीड़ इकट्ठा थी। होटल के बाहर भी वी वांट मेसी के नारे गूंज रहे थे। मेसी को देखने के लिए कई लोग तो पेड़ों पर चढ़ गए थे। तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। सुपरस्टार फुटबॉल खिलाड़ी की ये दीवानगी कैसे अपनी जान जोखिम में डालकर जो फैंस थे वो पेड़ की डाल पर चढ़ गए ताकि एक झलक तो मिल जाए। मेसी को देखने आए लोगों में सिर्फ कोलकाता वाले ही नहीं थे, बल्कि पश्चिम बंगाल समेत देश भर के फुटबॉल प्रेमी वहां पर पहुंचे हुए थे। अपना काम धाम छोड़कर हजारों रुपए खर्च कर सॉल्ट लेक स्टेडियम पहुंचे, लेकिन खेला होबे के नारा लगाने वाली पश्चिम बंगाल की सरकार, जो सत्ता में हैट्रिक लगा चुकी है, ममता सरकार ने दर्शकों की सारी तमन्नाएं कुचल दी। आप अंदर का हाल जाके देखिए, सब चेयर टूट चुका है, सब चेयर निकाल के लोग मारा है। वहाँ पे पुलिस वहाँ पे खड़ा है, वो लोग वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे क्राउड को। क्राउड पूरा एकदम बौखला गया है। ये देखिए, ये 16,000 रुपए हम लोग ने दिए हैं, 16,500 की टिकट। जाते ही पुलिस ने 3 रो रिजर्व कर लिया, 3 रो रिजर्व करके बैठा है VIP लाउंज में। कुछ नहीं दिख रहा है, धक्का धक्की हो रहा है, लोग अभी चेयर फेंक के मारे एक सर के ऊपर, कुछ नहीं दिख पाया। शतद्रु दत्त को मानना चाहिए कि पेनल्टी होगा, वो बोलना चाहिए था।
16,000 रुपए का टिकट, अपना कीमती वक्त न जाने कहां दूर दूर से पहुंचने वाले ये लोग, और इनकी आवाज भी आपने सुनी। कितना मेस हो गया था उस समय जब मेसी की झलक पाने के लिए ये लोग वहां पर उमड़े हुए थे। कोलकाता के माथे पर लगे इस कलंक के लिए विपक्षी पार्टियां ममता सरकार को कसूरवार ठहरा रही हैं, जबकि सीएम समेत पूरी सरकार इसका ठीकरा आयोजकों के सिर फोड़ रही है। 14 साल के बाद फुटबॉल के जादूगर मेसी कोलकाता पहुंचे। उन्हें लाने वाले शताद्रु दत्ता नाम के आयोजक हैं। मेसी के प्रोग्राम में सीएम ममता बनर्जी को भी शामिल होना था। ऐसे में मेजबानी की जिम्मेदारी सरकार के पास भी थी, लेकिन इस जिम्मेदारी को निभाने में ममता सरकार पूरी तरह से नाकाम रही, जिसका नतीजा इस भयानक मंजर के रूप में सामने आया। सॉल्ट लेक स्टेडियम में गदर हुआ, तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई, जो साफ बताती है कि इस कोहराम से सिर्फ कोलकाता ही नहीं बल्कि पूरे देश की, भारत की बदनामी हुई है। ऐसे में सवाल यह है, दुनिया भर में देश की बदनामी का जिम्मेदार किसे माना जाए? क्या इस बदइंतजामी ने फुटबॉल प्रेमियों का अपमान नहीं किया? जब तैयारी थी नहीं तो ममता सरकार ने कार्यक्रम की इजाजत क्यों दी? क्या इस कुप्रबंधन की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की खुद की नहीं है? क्या ममता सरकार को लोकल इंटेलिजेंस ने सही इनपुट नहीं दिया? क्या पुलिस को इस बात का अंदाजा नहीं था कि प्रशंसक इस कदर भड़क उठेंगे? ममता की पुलिस ने उपद्रव रोकने के इंतजाम क्यों नहीं किए थे? आयोजकों ने कोलकाता पुलिस और सरकार को क्या गुमराह किया? सिर्फ कमाई करने के लिए आयोजकों ने इतने महंगे महंगे दाम पर टिकट बेचे। और सवाल तो ये भी है कि चुनाव से ठीक पहले ममता सरकार ने मेसी के जरिए क्या सियासी मुनाफे की भी पूरी प्लानिंग तैयार रखी थी? सवाल कई हैं जिनके जवाब ममता बनर्जी को देने हैं, जो फिलहाल सोशल मीडिया के जरिए माफीनामा और उपद्रव की जांच का ऐलान कर सामने आने से बचती दिख रही हैं, जिस पर विपक्ष उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहा है। ममता बनर्जी ने लिखा है कि वो सॉल्ट लेक स्टेडियम के बदइंतजामी से बेहद परेशान और स्तब्ध हैं। वो खुद भी स्टेडियम जाने वाली थीं, जहां हजारों खेल प्रेमी और प्रशंसक अपने पसंदीदा फुटबॉलर लियोनेल मेसी की झलक देखने के लिए जमा हुए थे। ममता ने मेसी और सभी खेल प्रेमियों से माफी मांगते हुए रिटायर्ड जस्टिस असीम कुमार रे की अगुवाई में जांच समिति का गठन किया है, जो पूरे मामले की तफ्तीश करेगी। ममता बनर्जी की ये चिट्ठी सामने आई तो इसके जवाब में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने सीएम ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने लिखा कि एक सार्वजनिक कार्यक्रम को निजी लूटमार में बदलने के लिए ममता सरकार को शर्म आनी चाहिए। शुभेंदु ने आगे लिखा है कि लोगों ने मोटी रकम चुकाकर मेसी की एक झलक देखने के लिए टिकट खरीदे, लेकिन ममता सरकार के मंत्रियों ने कार्यक्रम पर कब्जा कर लिया, स्टेडियम में वीआईपी दरबार लगा दिया। उन्होंने तोड़फोड़ को पश्चिम बंगाल के खस्ताहाल कानून व्यवस्था का एक और नमूना बताया है। साथ ही जांच समिति को मामले पर पर्दा डालने की कवायद करार दिया, क्योंकि जांच टीम में सरकार के मुख्य सचिव भी शामिल हैं। शुभेंदु ने राज्यपाल से कलकत्ता हाईकोर्ट के किसी मौजूदा जज की अगुवाई में स्वतंत्र जांच की मांग की है। कुल मिलाकर ममता सरकार अब बचाव की मुद्रा में है और विपक्ष पूरे मामले पर हमलावर। Very sad state of affairs that even the chief minister could not reach the place. What is happening in Bengal? Is this the way the police should behave? जिस प्रकार की अव्यवस्था, भगदड़ और वितंडावाद हुआ, उससे सिर्फ कोलकाता नहीं, पश्चिम बंगाल नहीं, हर भारतीय का सर शर्म से झुक गया। ये पूरा एक मिसमैनेजमेंट है, प्राइवेट कंपनी का मिसमैनेजमेंट है। इससे तृणमूल कांग्रेस का कोई लेना नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम नहीं था। जो प्रोग्राम हो रहा है वो पूरा तृणमूल ने हाईजैक किया है। सारे मंत्री इसमें लगे हुए हैं, पैसे की इसमें लूट हुई है, टिकट की भी कालाबाजारी हुआ, इसमें करप्शन। अब इस तरह से किसी को इनवाइट करना फिर उसको मैनेज न करना, ये तो मिसमैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट कहा जा सकता है। इन सब के बीच पश्चिम बंगाल की पुलिस ने मेसी के कार्यक्रम GO80 इंडिया टूर के आयोजकों को हिरासत में ले लिया है। मुख्य आयोजक शताद्रु दत्ता पहले भी कई इंटरनेशनल फुटबॉलर्स के इवेंट भारत में करा चुके हैं। इस बार भी कोलकाता समेत देश के कई शहरों में मेसी के कार्यक्रम की
जिम्मेदारी उन्हीं के पास थी। लेकिन कोलकाता में बवाल हो गया तो पुलिस ने आनन फानन में उन्हें हिरासत में ले लिया है। साथ ही दर्शकों को टिकट के पैसे लौटाने का भी वादा किया गया है। The tickets which have been sold, they should be refunded because there was not much of this thing was done. Now the situation is right now under control. कोलकाता में इंटरनेशनल फुटबॉलर मेसी की मौजूदगी में ममता सरकार ने देश की किरकिरी करा दी। इस बीच सॉल्ट लेक स्टेडियम का एक वीडियो भी तेजी से वायरल है, जिसे टीएमसी अपनी सरकार के बचाव में इस्तेमाल कर रही है। इस वीडियो में कुछ लोग स्टेडियम के अंदर भगवा झंडे के साथ जय श्री राम के नारे लगाते दिखाई देते हैं। लेकिन वहां पे वो गेरुआ कलर लेकर जय श्री राम बोल के वो लोग क्या कर रहे थे? वो क्या ये पॉलिटिक्स ऑफ भल्चर कर रहे थे? वो फुटबॉल फैन को इमोशन को मिसयूज करके वो तोड़फोड़ में क्या वो लोग थे? तो हमारा पार्टी का कोई वहां पर तो फुटबॉल है। यकीनन अब पूरे मामले की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, क्योंकि सवाल सिर्फ एक शहर या राज्य का नहीं बल्कि पूरे देश की साख का है। मेसी की मौजूदगी में जो हुआ वो ब्रांड इंडिया पर गहरे धब्बे जैसा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकर चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश। पश्चिम बंगाल में 3 महीने के बाद होने हैं चुनाव, तो उत्तर प्रदेश में तकरीबन 1.5 सालों के बाद। यूपी में बीजेपी के अध्यक्ष एक खोज अब खत्म हो गई है। तमाम तरह की अटकलों पर विराम लगाते हुए पार्टी ने महाराजगंज के सांसद पंकज चौधरी के नाम पर मोहर लगा दी है। पंकज चौधरी के अध्यक्ष बनाए जाने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कल ही जनहित के दर्शकों को मैंने बताया था कि पंकज चौधरी के नाम पर केंद्रीय नेतृत्व की सहमति थी। उनका नाम कल ही रेस में सबसे आगे था। आज पंकज चौधरी दिल्ली से लखनऊ पहुंचे और पार्टी दफ्तर में जाकर अपना नामांकन दाखिल कराया। पंकज चौधरी के नाम पर पार्टी का हर नेता सहमत है। दिल्ली से लखनऊ तक एक मत है। इस बात का संदेश देने के लिए नामांकन के दौरान खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम भी नामांकन के दौरान पंकज चौधरी के साथ दिखे। इस वीडियो में आप देख सकते हैं, जब पंकज चौधरी अपना नामांकन फॉर्म जमा कर रहे थे तब सीएम योगी सबसे आगे दिख रहे हैं। उनके एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य और दूसरी ओर ब्रजेश पाठक हैं। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी आपको दिखाई दे रहे हैं। एबीपी न्यूज को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम सहित 8 नेता पंकज चौधरी के प्रस्तावक बने हैं। चुनाव प्रक्रिया के तहत इकलौता नामांकन पंकज चौधरी का हुआ है, लिहाजा उनके नाम का ऐलान महज सिर्फ औपचारिकता भर है। कल प्रदेश भर से आए प्रतिनिधि उनके नाम पर मोहर लगाएंगे। करीब 5000 प्रतिनिधि कल के कार्यक्रम में शामिल होंगे। नामांकन के बाद इस तस्वीर को खुद सीएम योगी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है और उनकी ओर से लिखा गया है, आज संगठन पर्व के अंतर्गत यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद हेतु माननीय केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी के नामांकन समारोह में उपस्थित रहा। जो अध्यक्ष मिलने वाले हैं, एक लोकप्रिय भी हैं, अपने मतलब समाज से भी लोकप्रिय हैं और पार्टी के लिए भी परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले एक साधारण निचले स्तर से कार्यकर्ता जैसे आगे बढ़ता है, पार्षद से लेकर 7 बार सांसद रहे हैं और एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा चुके हैं और हर पदों पर महत्वपूर्ण रहे हैं। इसलिए पार्टी को भी बहुत लाभ होना है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष की रेस में करीब आधा दर्जन नेताओं के नाम चल रहे थे, लेकिन कल चौधरी से बात शुरू हुई और चौधरी पर ही जाकर आज खत्म हो गई है। वैसे पंकज चौधरी जिनकी जगह अध्यक्ष बन रहे हैं वो भी चौधरी ही हैं और उनका नाम भूपेंद्र चौधरी है। लेकिन भूपेंद्र चौधरी जाट समाज के नेता हैं, पश्चिमी यूपी के मुरादाबाद से आते हैं। किसान आंदोलन की वजह से उपजी नाराजगी को दूर करने के लिए 2022 में भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। अब 2027 से पहले भूपेंद्र की जगह पंकज चौधरी ने ली है, जो पूर्वांचल के महाराजगंज जिले से आते हैं, वहीं सांसद हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं, लेकिन आप कुर्मी समुदाय से हैं। अब एक बार फिर से यूपी बीजेपी में पूर्वांचल का दबदबा मजबूत हो गया है। इस इलाके की वाराणसी सीट से सांसद नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। गोरखपुर से आने वाले योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। पूर्वांचल के ही प्रयागराज से आने वाले केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम हैं और अब महाराजगंज से आने वाले पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि पूर्वांचल से ही
सीएम और पूर्वांचल से ही प्रदेश अध्यक्ष का होना कहीं कोई सियासी उठापटक के संकेत तो नहीं है। वैसे लोगों का इतिहास का पन्ना उन्हें जरूर पलट लेना चाहिए, क्योंकि साल 2019 के चुनाव के वक्त पूर्वांचल से ही आने वाले चंदौली के तत्कालीन सांसद महेंद्र नाथ पांडे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। वैसे इतिहास ये भी कहता है कि पूर्वांचल और पिछड़ा समीकरण बीजेपी के लिए शुभ रहा है। इसी वजह से कुर्मी समुदाय से आने वाले नेता को उसने अपना अध्यक्ष बनाया है। 2017 में जब सरकार बनी तब पूर्वांचल से आने वाले कोयरी जाति के केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष थे। 2022 में सरकार बनी तब कुर्मी जाति से आने वाले मिर्जापुर के मूल निवासी स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे। अब 2027 का चुनाव है तो एक बार फिर पूर्वांचल और पिछड़ा समीकरण बनाया गया है ताकि जीत की हैट्रिक लगाई जा सके। पिछले कुछ चुनाव में कुर्मी जाति का वोटिंग पैटर्न क्या रहा है, अब जरा वो आपको दिखा देते हैं। 2017 में जब बीजेपी को पहली बार सत्ता मिली तब 63% कुर्मी वोट मिले थे, समाजवादी पार्टी को 16%। 2022 के विधानसभा चुनाव में यह आंकड़ा बढ़कर 66% हुआ। उस वक्त कुर्मी जाति के स्वतंत्र देव सिंह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे। तब समाजवादी पार्टी को 25% कुर्मी वोट मिले थे। यानी 2017 की तुलना में 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और एसपी का कुर्मी वोट बढ़ गया था। तब बीएसपी को मिलने वाले कुर्मी वोट घट गए थे। लोकसभा चुनाव की बात करें, 2019 में एनडीए को 80% कुर्मी कोयरी के वोट मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी बीएसपी गठबंधन को 14% कुर्मी वोट दिए गए। लेकिन जब 2024 का चुनाव हुआ तो एनडीए को 61% कुर्मी कोयरी वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को 34% कुर्मी कोयरी वोट मिले। बीजेपी गठबंधन को इस समूह के 19% वोटों का नुकसान झेलना पड़ा था। वहीं समाजवादी पार्टी गठबंधन को तब 20% का फायदा हुआ था। अब इसी नुकसान की भरपाई और अखिलेश के पीडीए काट के लिए बीजेपी ने पंकज चौधरी को चुनावी माहौल में अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। ये तो बात हो गई उत्तर प्रदेश की। 2027 की तैयारी के तहत भारतीय जनता पार्टी आक्रामक तरीके से आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन खबरों में आगे बढ़ते हुए रुख कर लेते हैं केरल का, जहां पर स्थानीय चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन ने सियासी गलियारों में सनसनी मचा दी है। भगवा झंडे के साथ जश्न की ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि तिरुवनंतपुरम की राजनीति वाम से राम की तरफ कूच कर रही है। तिरुवनंतपुरम नगर निगम में बीते 4 दशकों से ज्यादा वक्त से काबिज लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को बीजेपी के अगुवाई वाली एनडीए ने उखाड़ फेंका है। तिरुवनंतपुरम नगर निगम में पार्षदों की 101 कुल सीटें हैं, जिनमें एनडीए के अब 50 पार्षद हो गए हैं। सत्ताधारी एलडीएफ के 29, यहां पर वो आंकड़ा दिखा रहे हैं। कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ के सिर्फ 19 और 2 निर्दलीय पार्षद चुने गए हैं। जिस तिरुवनंतपुरम नगर निगम में एनडीए को भारी जीत मिली है, वहां से कांग्रेस के शशि थरूर बीते 16 साल से लगातार सांसद हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि सोशल मीडिया पर उन्होंने भी बीजेपी को इस जीत की बधाई देते हुए इसे ऐतिहासिक करार दिया है। तिरुवनंतपुरम लोकसभा की 7 विधानसभा सीटों में से 6 सत्ताधारी एलडीएफ के खाते में है। यानी बीजेपी ने 2 मुख्य गठबंधनों के गढ़ में बड़ी सेंधमारी कर दी है। तिरुवनंतपुरम की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई देते हुए लिखा है, तिरुवनंतपुरम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तिरुवनंतपुरम नगर निगम में भाजपा एनडीए के पक्ष में आया फैसला केरल की राजनीति में एक निर्णायक क्षण है। प्रधानमंत्री मोदी का ये पोस्ट ये बताने के लिए काफी है कि बीजेपी के लिए केरल के इन फैसलों के मायने क्या हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।